एक छोटी सी चिंगारी और 50 करोड़ का काला धन खाक। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे देश के कैपिटल में। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगती है। आग काफी फैलने लगती है, तब घर में मौजूद कुछ लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच जाती है और जो वो देखते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं। सामने थी बोरी भर भर के जली हुई कैश। इसके बाद पूरे देश में न्यूज़ फैल गई। हर जगह सोशल मीडिया, टीवी चैनल, हर जगह पर इसी बात के चर्चे होने लगे। जब मैं संडे को ये न्यूज़ देख रहा था तो देखते देखते मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इतनी बड़ी कैश 50 करोड़ रुपए इस जज के पास आखिर आई कैसे। अब इंडिया में ज़्यादातर पैसा 3 लोगों के पास है, बिजनेसमैन के पास, सेलिब्रिटीज़ के पास और पॉलिटिशियंस के पास। यानी कि 50 करोड़ रुपए या तो किसी पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है या फिर किसी बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी से कनेक्टेड है। जब मैंने इंटरनेट पर जज यशवंत वर्मा के बारे में रिसर्च शुरू की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीज़ मुझे पता चली कि ये जो जज हैं इन्होंने ढेरों सारे हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स और टैक्स रिलेटेड केसेस में जजमेंट दिया है। और इस वीडियो में मैं 5 ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस की डिटेल में बात करूंगा जिनके ऊपर जज यशवंत वर्मा ने जजमेंट सुनाए हैं। अब इन केसेस में 2 ऐसी कंपनीज के भी नाम हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं कि मैं किसी कंपनी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, पर यही है कि सारी चीज़ें आपके सामने आए और आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ, इसलिए बहुत ही डिटेल में यहाँ पर आज मैं गया हूँ। क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ देख रहा हूँ हर कोई ऊपर ऊपर से बता रहा है, कोई डेप्थ में नहीं जा रहा है कि ये पैसा आखिर कहाँ का हो सकता है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो सोचा कि कोई बात नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम फिनोवेशंस पर उसकी डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है बोर्जो, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब जज यशवंत वर्मा के बारे में बात करें तो ये मोस्टली कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन वगैरह के केसेस हैंडल करते थे। यहाँ आपको ज़्यादा शॉक नहीं होगा बिकॉज पिछले कुछ सालों से इंडिया में टैक्स की ही बात हो रही है। तो मिस्टर वर्मा ने काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए हैं। तो उसमें से 5 केसेस जो सबसे हाई प्रोफाइल रही है उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है स्पाइसजेट वर्सेस KAL एयरवेज केस। ये केस स्पाइसजेट और KAL एयरवेज जो कलानिधि मारन की कंपनी है उनके बीच का है। अगर आप कलानिधि मारन को नहीं जानते हो तो बता दो कि वो सन ग्रुप के ओनर हैं, जिनकी डॉटर काव्या मारन को अपने IPL मैचेस के दौरान अपनी सनराइजर्स हैदराबाद टीम को सपोर्ट करते हुए जरूर देखा होगा। तो ये बात शुरू हुई 2015 में जब स्पाइसजेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने लगी। उस समय अजय सिंह जो फिलहाल स्पाइसजेट के बॉस हैं, उन्होंने एयरलाइन को मारन से खरीदा था। डील ये थे कि मिस्टर मारन के पास स्पाइसजेट का 58.46% शेयर था। इस डील के हिसाब से मिस्टर मारन और उनकी कंपनी KAL एयरवेज ने 679 करोड़ रुपीज स्पाइसजेट को दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब मिस्टर मारन ने कहा कि ना ही हमें कंपनी के शेयर्स मिले, ना ही हमने कंपनी को दिया हुआ पैसा हमें वापस मिला। बस यही से झगड़ा शुरू हुआ। 2017 में ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन यानी एक तरह का प्राइवेट सेटलमेंट से ये बात सॉल्व करें। 2018 में आर्बिट्रेशन पैनल ने अपना डिसीजन दे दिया। मिस्टर मारन को 1323 करोड़ का डैमेज नहीं मिला जो उन्होंने मांगा था, लेकिन उनको 579 करोड़ का रिफंड प्लस इंटरेस्ट देने का ऑर्डर हुआ। स्पाइसजेट के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वो पहले ही फाइनेंशियली कमजोर थी। उसके बाद देखिए, इस केस में और एक टर्न आता है। जुलाई 2023 में ये केस चला जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जज ने कहा कि आर्बिट्रेशन का डिसीजन सही है और स्पाइसजेट को पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसके बाद मई 2024 में स्पाइसजेट ने डिसीजन के अगेंस्ट अपील की और केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास। अब यहाँ पर ये केस बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। डिवीजन बेंच में 2 जजेस थे। पहले थे जस्टिस यशवंत वर्मा और दूसरे थे रविंदर दुदेजा। तो इन्होंने क्या किया कि जो सिंगल जज का ऑर्डर था जो कि स्पाइसजेट के अगेंस्ट में आया था उसे खारिज कर दिया और ये केस वापस उन्होंने सिंगल जज के पास भेज दिया, ये कह के कि फिर से इस मामले में सुनवाई चालू हो। यानी केस थोड़ा और लंबा हो गया। लेकिन मिस्टर मारन भी कहाँ मानने वाले थे। वो जुलाई 2024 में इस डिसीजन के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पाइसजेट के फेवर में डिसीजन दिया कि ये केस फिर से सिंगल बेंच हाई कोर्ट में दोबारा चलना चाहिए। तो इस तरह से ये केस अभी भी चल रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट में नए जज के पास ये केस वापस आ गया है और मामला अभी भी चल रहा है क्योंकि कोर्ट में फैसले एक दिन में डिलीवर नहीं होते हैं, ये सालों साल चलते हैं। लेकिन एक चीज है जो सेम डे डिलीवर हो सकती है और वो है आपका कुरियर। यस, बोर्जो फॉर्मरली नोन एज वी-फास्ट अब आपके पैकेजेस सिंगल डे में डिलीवर करता है। बोर्जो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ एक रिलायबल 2 व्हीलर डिलीवरी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है इन मुंबई एंड दिल्ली सिटी एरियाज। भले ही आप छोटा बिजनेस चला रहे हो, प्रोफेशनल हो या फिर ऑनलाइन सेलर हो जिनके पास डेडिकेटेड लॉजिस्टिक टीम नहीं है, पर आपको सेम डे डिलीवरी की जरूरत है, तो बोर्जो से आपका काम 100% बन जाएगा। और यहाँ पर इनकी जो कॉस्ट है वो भी कंपटीटर्स के मुकाबले 30% तक कम है। बोर्जो ऑन टाइम पिकअप और डिलीवरी दोनों सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है विद ऑप्शन ऑफ रियल टाइम ट्रैकिंग, जिससे आप अपने पैकेजेस को बड़े ही आसानी से कभी भी ट्रैक कर सकते हो। साथ ही आपको एंड ऑफ डे डिलीवरी ऑप्शन भी मिलता है, यानी आपका पार्सल एंड ऑफ डे ही डिलीवर हो जाता है, जो ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विसेज से 40% तक सस्ता पड़ता है।
अगर आपका काम बहुत ज़्यादा डिलीवरीज का है तो बोर्जो आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट और पर्सनलाइज ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है। और किसी महीने में आपकी 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स हो जाती है तो उसमें आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। तो अभी इंतजार किस चीज़ का, अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके बोर्जो ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर आप मेरा कोड प्रसाद50 यूज करेंगे तो पहली 3 डिलीवरीज पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जाके बोर्जो को चेकआउट कीजिए, क्योंकि बोर्जो से ज्यादा आसान, अफोर्डेबल और सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करने वाली सर्विस आपको नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केस की। यानी कि केस बड़ा सिंपल है। कलानिधि मारन ने स्पाइसजेट को पैसे दिए थे, पैसों के बदले में उन्हें शेयर्स नहीं मिले, ना ही वो पैसा वापस मिला। वो कोर्ट गए तो पहली बार तो कोर्ट ने बताया कि हाँ भाई स्पाइसजेट तुम पैसा वापस करो। तो स्पाइसजेट डिवीजन बेंच के पास आया। डिवीजन बेंच ने बोला कि नहीं, स्पाइसजेट बराबर है, कोई पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, वापस ये केस हाईकोर्ट में सिंगल जज के पास दे दो। फिर कलानिधि मारन भी थोड़ा ये हो गया कि भाई ये क्या चल रहा है। अब इसके बाद कलानिधि मारन चले गए सीधा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये केस फिर से चलाया जाए सिंगल जज के अंडर हाईकोर्ट में, और फिर ये चीज़ें भी चल रही है। तो अगर आपने स्पाइसजेट में इन्वेस्ट किया है तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी ये केस चल रही है। अगर स्पाइसजेट के फेवर में ये नहीं जाती है तो स्पाइसजेट को काफ़ी सारा पैसा पे करना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी स्पाइसजेट प्रॉब्लम में है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम कंपनी के लिए हो सकती है। अब ये तो था स्पाइसजेट का मामला, जिसमें डिवीजन बेंच ने ऐसा कुछ देखा जिसके बाद उन्होंने स्पाइसजेट के फेवर में अपना डिसीजन दिया था। अगला केस जो था वो था वेदांता लिमिटेड पोस्ट मर्जर टैक्स केस। ये केस क्या था, तो वेदांता और केन इंडिया का अप्रैल 2017 को मर्जर कंप्लीट हो गया था, जिसके बाद केन इंडिया वेदांता में पूरी तरह से शामिल हो गई थी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2018 में ये देखा कि 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में केन इंडिया ने अपनी टैक्सेबल इनकम कम दिखाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने टैक्स भी कम भरा। तो इसके चलते केन इंडिया को टैक्स नोटिस भेजा गया। तो इसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स की नोटिस भेजी। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मिस्टेक की। मिस्टेक ये थी कि उन्होंने केन इंडिया के नाम पर नोटिस भेज दिया, जबकि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि ऑलरेडी इनका मर्जर हो चुका था और केन इंडिया वेदांता में शामिल हो गई थी। जिसके कारण मिस्टर वर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया कि जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके खिलाफ नोटिस नहीं भेज सकते। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस पर कहना था कि नाम भले ही हमने गलत डाला हो, लेकिन हमने काम सही किया है कि यहाँ पर केन इंडिया ने टैक्स की चोरी की है और उस चोरी का भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मिस्टर वर्मा ने वेदांता के पक्ष में फैसला सुनाया और केस डिसमिस कर दिया। इसके बाद इनका जो तीसरा केस है, जो भी काफ़ी बड़ा केस है, वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स टैक्स केस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस फाइल किया सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट में। अगला जो बड़ा केस था जिस पर जस्टिस वर्मा ने जजमेंट दिया है वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का टैक्स केस। इस केस में क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस फाइल किया था सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के अगेंस्ट में। हुआ ये कि सैमसंग की जो पेरेंट कंपनी है सैमसंग कोरिया, उसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है इंडिया में, जिसका नाम है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब सैमसंग कोरिया में बेस्ड है, टैक्स कोरिया में देती है, और वहीं पर जो सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है वो इंडिया में बेस्ड है, तो इंडिया में टैक्स पे करती है। अब हुआ ये कि सैमसंग कोरिया ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ सैमसंग इंडिया में भेज दिए। किस बेसिस पर? सेकंडमेंट बेसिस पर। सेकंडमेंट बेसिस का ये मतलब होता है कि टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसमें किसी एम्प्लॉय को एक कंपनी या डिपार्टमेंट से दूसरी जगह पर फिक्स पीरियड के लिए बिना उसके ओरिजिनल एम्प्लॉयर चेंज किए भेजा जाता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो एम्प्लॉय है सैमसंग कोरिया के, ये इंडिया में आकर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए सैमसंग कोरिया को इंडिया में टैक्स देना होगा। तो उस पर सैमसंग कोरिया का कहना था कि भले ही एम्प्लॉयज़ हमारे हो, लेकिन सेकंडमेंट बेसिस पर भी वो काम किसके लिए कर रहे हैं? सैमसंग इंडिया के लिए। और हमारा यानी सैमसंग कोरिया के इंडिया में कोई बिजनेस प्रेजेंस ही नहीं है, तो किस बात का हम टैक्स दें? तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अभी 9 जनवरी 2025 को अपना फैसला सुनाया। इसमें उन्होंने डिसीजन सैमसंग कोरिया के फेवर में दी। कोर्ट का फैसला ये आया कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरी कंपनी का परमानेंट एड्रेस इंडियन है, और इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया। अब इसकी अगली वाली जो केस है, बड़ी केस, वो भी टैक्सेशन से जुड़ी है और उसमें भी एक लिस्टेड कंपनी शामिल है। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। ये केस मारुति सुजुकी वर्सेस डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच था। इसमें जो मेन मुद्दा था वो इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट से जुड़ा था। मारुति सुजुकी ने 2009-10 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। इसमें उन्होंने 1262 करोड़ का टैक्सेबल इनकम दिखाया। अब 5 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नींद खुलती है और अप्रैल 2016 में मारुति सुजुकी को नोटिस भेजा जाता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम 2009-10 में 1200 करोड़ नहीं 2000 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए थी। इस केस का लॉजिक बड़ा ही तिगड़म था। ये भी केस जस्टिस यशवंत वर्मा के पास आया और इसका जजमेंट उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को रिजर्व कर लिया और 21 फरवरी 2025 को यानी अभी रिसेंटली सुनाया। यानी कि बराबर ये केस पूरे 10 साल चला। इसमें मारुति सुजुकी के फेवर में डिसीजन दिया गया और रीअसेसमेंट नोटिस को इलीगल डिक्लेयर किया गया, जिससे मारुति सुजुकी के अच्छे खासे पैसे बच गए। अगला जो बड़ा कॉर्पोरेट केस था वो था रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज केस।
ये केस रेस्टोरेंट्स और होटल के सर्विस चार्ज को लेकर था। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 4 जुलाई 2022 को गाइडलाइंस जारी किए, जिसमें कहा गया कि रेस्टोरेंट्स ऑटोमेटिकली सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। ये जो चार्ज है सर्विस चार्ज ये ऑप्शनल होना चाहिए और इसके लिए कस्टमर को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सर्विस चार्ज को बिल में ऐड करके GST लगाना गलत माना गया था। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाली। उनका कहना था कि सर्विस चार्ज एक कॉमन प्रैक्टिस है जो स्टाफ के लिए की जाती है। इस पर जस्टिस वर्मा के बेंच ने जुलाई 2022 को एक इंटरिम यानी टेम्पररी ऑर्डर दिया। कोर्ट ने CCPA की जो गाइडलाइन थी उसके इस रूल पर रोक लगा दी जो सर्विस चार्ज बैन करता था, यानी कि रेस्टोरेंट्स अब सर्विस चार्ज लगा सकेंगे जब तक इस केस का फाइनल फैसला नहीं आता। अब ये सारे कॉर्पोरेट केसेस जस्टिस वर्मा ने हैंडल किए हैं। इसके साथ इन्होंने एक पॉलिटिकल केस, काफी बड़ा पॉलिटिकल केस भी हैंडल किया है। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो केस है ये कांग्रेस पार्टी और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2014-15 से लेकर 2020-21 तक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर कांग्रेस के खिलाफ टैक्स नोटिस भेजा था, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3500 करोड़ रुपीस का। इस पर कांग्रेस पार्टी ने लॉजिक दिया कि आप किसी भी टैक्स नोटिस को 3 साल के बाद नहीं भेज सकते हो। इस पर जस्टिस वर्मा ने आर्गुमेंट दिया कि अगर एविडेंस हो तो 10 साल तक आपको नोटिस भेज सकते हैं। और फैसला किसके पक्ष में आया? तो IT डिपार्टमेंट के। और अभी भी ये केस चल ही रहा है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी कंपनी को या फिर पॉलिटिकल पार्टी को गलत ठहराऊं। मेरा काम था कि जस्टिस वर्मा ने जिन जिन बड़े बड़े केसेस पर जजमेंट दी है वो सारी के सारे आपके सामने रखना, ताकि एज एन इन्वेस्टर आप भी ये समझ सको कि इंडिया में चीज़ें आखिर कैसे काम करती है और कैसे आप भी जो कंपनीज लगातार कोर्ट मैटर में फंसती रहती हैं उनसे थोड़ा दूर रह सको। अब बड़ा सवाल ये है कि जो 50 करोड़ रुपए है आपको क्या लगता है किसके होंगे? सारी चीज़ें क्लियरली आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए। और जाते थे बोर्जो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप मुंबई या दिल्ली से हैं और आपको 1 डे डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है कभी भी, तो हमेशा दिमाग में रहिए, ऐप डाउनलोड करके रख दीजिए। जब भी ज़रूरत हो आसानी से यूज़ कर दीजिए, नो टेंशन। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।